विविध भारती के संग। जिज्ञासा जिज्ञासा जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर साल 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। समुद्र पूरी दुनिया में इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। समुद्री परिवहन प्राचीन काल से ही दुनिया भर में व्यापार का आधार रहा है। इसके अलावा दुनिया के इन समुद्रों ने अलग अलग देशों के लोगों को जोड़ा, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, अर्थव्यवस्थाओं को भी जोड़ा और हम पूरी दुनिया से संपर्क कर पाए हैं। आपको बता दें कि ये दिवस 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की याद दिलाता है। वैसे पूरी दुनिया में विश्व समुद्र दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। भारतीय समुद्र दिवस मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को। जैसे कि हमने आपको बताया, समुद्र परिवहन पूरी दुनिया में व्यापार की रीढ़ की हड्डी है और दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते सामान लाने ले जाने पर निर्भर है। समुद्री जहाजों के द्वारा दुनिया का 90% से ज्यादा कारोबार किया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस का मकसद ये है कि समुद्र की सुरक्षा हो, नौसेना बलों, तटरक्षकों और समुद्री कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका को पूरी दुनिया जान पाए और उसके लिए जागरूक हो पाए। अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के बीच के आंकड़े हमें उपलब्ध हुए हैं जो ये बताते हैं कि समुद्री व्यापार के मामले में दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत का समुद्री व्यापार लगभग 12 प्रमुख बंदरगाहों से होता है और देश के समुद्र तट की बात करें तो पूरे देश में 7,517 किलोमीटर लंबे समुद्र तट हैं। यहां से तकरीबन 6.5 लाख किलो माल की ढुलाई देश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिए होती है। देश में तकरीबन 50 शिपिंग कंपनियां हैं जिनके पास 12.70 मिलियन सकल टन भार है और तकरीबन 1500 जहाजों के जरिए ये कारोबार किया जाता है। ये तो हुए समुद्र के जरिए माल ढुलाई से जुड़े आंकड़े। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक बातचीत कमांडर आनंद कुमार से जो बता रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में। मुझे ये बताया गया था कि ब्लू इकोनॉमी पर आपका बहुत सारा काम है। ये क्या चीज है? ब्लू इकोनॉमी क्या चीज होती है? हमने अभी तक इकोनॉमी सुनी थी। ये ब्लू इकोनॉमी एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जी। इसके बारे में ऐसा कुछ दुनिया में कोई एक ऐसा डेफिनेशन नहीं आ पाया है अभी तक जो सभी लोग को एक्सेप्टेड हो। पर मोटे मोटे तौर पे समुद्र से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था है, जो समुद्र में मछली पालन हो या समुद्र के थ्रू जो जहाज रानी जाती है और आती है, जो माल यहाँ से जाता है, या समुद्र के नीचे से खनिज संपदा निकालने की बात हो या खनिज तेल निकालने की बात हो, तो ये सब मिला जुला के जो है उस इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया कि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और क्लाइमेट चेंज की बात होती है आजकल, तो वो सब मिला जुला के ऐसा कुछ किया जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। कहीं से तो ये ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट शुरू हुआ होगा ना? कोई इंटरनेशनल सम्मेलन, कोई ऐसी बात हुई होगी, उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, ये शुरुआत हुई यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में रियो डी जेनेरियो, जिसमें पर्यावरण पे बहुत बात हुई और वहां पे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए जी। उसमें एक उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था समुद्र के ऊपर बेस्ड है वो सभी इंसान के जो ह्यूमन काइंड है उनके कॉमन हेरिटेज है, इसके ऊपर सबका अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इसका भी सबको फायदा मिलना चाहिए और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इन सभी चीजों को एक साथ देखें और समुद्र से जुड़े जितने भी व्यवसाय हैं उनको एक साथ में इकट्ठा करके और उसको
पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण फ्रेंडली बनाते हुए करें, तो उसका उन्होंने ब्लू इकोनॉमी नाम दिया। बिल्कुल, मुझे याद है कि 2012 में ये जो रियो सम्मेलन हुआ था, इसने पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी की इतनी बातें की कि वो एक बुनियाद बन गई जो सफर आज तक चल रहा है। क्या खतरे हैं हमारे समुद्र पर जो ब्लू इकोनॉमी पर असर डालते हैं? इस समय समुद्र किस तरह से खतरे में है अलग अलग फैक्टर्स के जरिए? बड़ा ही गहरा सवाल आपने पूछा है जी। तो ब्लू इकोनॉमी को मैं खतरा तो नहीं बोलूंगा, पर ब्लू इकोनॉमी को अचीव करने की रुकावटें क्या है? बिल्कुल। पहला तो जो समुद्री वातावरण है, समुद्र है हमारा, वो सुरक्षित होना चाहिए। वहां पे शांति की व्यवस्था होनी चाहिए और किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं होना चाहिए। जी, मैं समझ गया। बहुत सारा ये पढ़ने को आता है अखबारों के जरिए अलग अलग समयों पर के पायरेट्स होते हैं खतरनाक, जलदस्यु है ना, या समुद्री डाकू होते हैं। तो ये अभी भी होते हैं या ये सब कहानी उपन्यासों का हिस्सा है? नहीं, होते हैं, अभी भी होते हैं। सोमाली पायरेट्स हैं, उस तरफ में हमारी भारतीय नौसेना भी है। अमेरिका के साथ और बहुत सारे देश मिलके उन्होंने एक कंबाइंड टास्क फोर्स बनाया हुआ है, 8-10 नेवी है, वो भी वहां पेट्रोलिंग करती है। अभी आप देखो ये जो भी कुछ इसराइल गाजा का हो रहा है, ईरान का हो रहा है, तो वहां भी यमन से हौतीज मिसाइल अटैक करते रहते हैं। तो इन सभी चीजों से जो मर्चेंट शिप्स हैं उनको बहुत खतरा है और इंश्योरेंस बढ़ जाता है। तो भारतीय नौसेना और भारत ने डिसाइड किया कि हम अकेले ही अपने उस एरिया का संरक्षण देंगे। और ये बड़े गर्व की बात है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम उन कंबाइंड टास्क फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव तरह से और ज्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन ये हम अपने देश के दायरे में हैं या हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार दूसरे देशों में जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं? अगर हम जमीन से कंपेयर करें तो समुद्र एक अलग तरह से फ्रीडम अलाउ करता है। तो पानी तो यहां से लेकर कहीं भी हम जाएं तो पानी है, और इसीलिए नेवी ने एक टर्म भी यूज किया, ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप। तो जैसे आप मुंबई में खड़े हो तो ओमान भी हमारा पड़ोसी है पानी के रास्ते से। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली। तो हमारा जहाज यहां से लेकर कहीं भी जाएगा, ओमान तक भी जाता है, हर जगह जाता है, और हम किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे। तो हम उस इलाके में जब हमारे जहाज हो या दूसरे देश के जहाज हैं, अगर उनको कभी भी किसी तरह की परेशानी होती है इन समुद्री डाकुओं से या किसी और तरह से, या कहीं आग लग गई या किसी को कोई पानी में डूब रहा है, तो नेवी वहां होती है और उनको हम सहायता करते हैं। मुझे कुछ घटनाएं सुननी है, अगर आप बता सकें कि किस तरह से ये जो इंटरनेशनल कार्गो है, यानी अंतर्राष्ट्रीय माल अलग अलग कंपनियों का किसी देश से दूसरे देश में समुद्र के रास्ते से आ रहा था और डाकुओं ने कुछ मुश्किल पैदा कर दी और भारतीय नेवी ने किस तरह से मदद की, ऐसी आपकी जानकारियां होंगी तो हमें कुछ बताइए इस बारे में। हाँ, भारतीय नौसेना इसमें काफी बढ़ चढ़कर काम करती है और हम इस बात की प्रेरणा लेते हैं कि वी आर दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अच्छा। सबसे पहले अगर कहीं कुछ हो तो भारतीय नौसेना तुरंत वहां प्रकट हो जाती और है, जान दांव पे लगा के उनका सहायता के लिए। और उसमें एक जो अभी बहुत ही रिसेंटली एक एक्टिविटी हुई थी, वो था एक समुद्री जहाज था जिसका नाम है एम मर्चेंट वेसल रूअन। अच्छा। वो मुझे याद आता है, वो 16 मार्च 2024 को। अरे ये तो अभी की ही घटना है। जी हाँ जी। तो हम भारतीय नौसेना का एक पोत INS कोलकाता है, जो उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनको ये पता चला कि मर्चेंट वेसल रूअन अरब सागर में जलदस्युओं का शिकार हो गया है, तो वहां तुरंत पहुंच गए उनकी सहायता करने के लिए। हमने ये नहीं देखा कि वो भारतीय है या नहीं है, एक जहाज है और उनको परेशानी हुई है, जलदस्युओं ने उनको पकड़ लिया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जाकर उनकी सहायता करें। तो इस इरादे से भारतीय नौसेना पोत कोलकाता वहां पहुंची और करीब 40 घंटे का ये ऑपरेशन चला। 40 घंटे का ऑपरेशन चला, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड, ऑलमोस्ट 2 डेज हो गए। यस, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जिसमें कि हमारे बोट, हमारे कमांडो, शिप्स, हेलीकॉप्टर सभी ने पार्टिसिपेट किया। और मजे की बात यह है कि इस पूरे एक्सरसाइज के बाद हमने वो 35 के 35 डाकुओं को पकड़ लिया, सरेंडर करा उन्होंने, और उस जहाज में जो 17 कर्मचारी थे उनको भी हमने बचा लिया। वाह, जबरदस्त काम है। कमांडर आनंद कुमार जी, आपने बताया कि किस तरह से इंडियन नेवी ब्लू इकोनॉमी में हेल्प कर रही है समुद्री माल की हिफाजत करते हुए। यहाँ एक चीज आपने बताई थी और वो थी सस्टेनेबिलिटी, जिसका आधार बना रियो में 2012 में आयोजित सम्मेलन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्लू इकोनॉमी है, ये पर्यावरण की हिफाजत करने वाली इकोनॉमी किस तरह से है? पर्यावरण की हिफाजत की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो ऐसा है कि हम प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करते हैं और बस इस्तेमाल करते जाते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि हमारी प्रकृति उसको वापस से री नहीं कर पाती है। बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा उसका शोषण करते हैं जी। तो ब्लू इकोनॉमी एक एफर्ट है कि आप जो डेवलपमेंट के साथ में सेंसिबल डेवलपमेंट करिए,
जी। प्रकृति से उतना ही लीजिए जो वापस प्रकृति दोबारा से रीजनरेट कर पाए। क्या बात। जैसे मत्स्य पालन है, मछली है, तो अब समुद्र से आप इतनी मछलियां ना निकाल लें कि फिर मछली दोबारा रहे ही ना, तो उसके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जैसे हम छोटी मछलियां जो पैदा हुई हैं उनको नहीं पकड़ना है, जो मछलियां रिप्रोडक्टिव एज में है उनको नहीं पकड़ना है, दूसरी मछलियों को पकड़ना है, बड़े साइज की मछलियों को पकड़ना है, छोटे को नहीं पकड़ना है। इलीगल ट्रॉलिंग होती है उनको रोकना है। पानी के अंदर अगर डीप सी माइनिंग करनी है तो पहले उसके बारे में रिसर्च करें कि अगर हम वहां से खनन करेंगे तो वहां की जो पर्यावरण को इफेक्ट होगा, वहां जो मछलियां रहती है उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है और कैसे करें ताकि वो कम हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, समुद्र के अंदर सूर्य की रोशनी बहुत कम जाती है जी, लेकिन अगर आपको डीप सी माइनिंग करनी है, समुद्र के तल से कुछ निकालना है, तो आपके पास बहुत हेवी लाइट्स को नीचे ले जाना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ देख पाओगे। जी। हमें आज ये नहीं पता कि उतनी ज्यादा पावर की लाइट जब उस जगह जाएगी तो वहां के जानवरों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जब वहां की मिट्टी को हम ऐसे खोद के निकालेंगे, जैसे आप जेसीबी से देखते हो, तो जो वहां की मिट्टी डिस्टर्ब होगी, जो सदियों से वैसे ही पड़ी हुई है, उसका क्या उनके ऊपर असर होगा, उसका पूरे के पूरे समुद्र के पानी की जो सतह है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें नहीं पता। तो ब्लू इकोनॉमी ये आर्ग्यू करता है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बाद हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े। पहले डीजल था, उसमें बहुत सल्फर होता था, तो जो उसकी जलने के बाद जो एग्जॉस्ट होती थी वो वातावरण को बहुत दूषित करती थी। तो अब लो सल्फर कैपेबल डीजल में है, वो डीजल को इस्तेमाल करना है। अभी बात हो रही है कि एक टर्म है कि लाइटर देन एयरशिप। ये लाइटर देन एयरशिप का है कि जहाज को हम दोबारा से सेल बोट की तरह यूज करें। ओहो, क्या बात है। तो जहाज धीरे चलेंगे, पर सेल बोट होगा तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, आपकी तेल कम जलेगी, और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। और एक कंपनी है यूरोप की, उन्होंने इसका ट्रायल भी किया है। तो बहुत सारा इस बारे में काम हो रहा है। सो कुल मिला के अगर देखें तो ये एक जियो और जीने दो, म्यूचुअल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल एज आवर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम इकोनॉमी, ये दोनों को बराबर साथ लेके चलने की बात हो रही है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। कितनी उम्मीद भरी बातें आपने की और कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो ये उम्मीद बनाती हैं कि पर्यावरण आगे कायम रखा जाएगा। इस तरह की कोशिशें बहुत अलग अलग पैमाने पर हो रही हैं। एक चीज बताइए कि भारत के संदर्भ में ये ब्लू इकोनॉमी क्या मायने रखती है, क्योंकि हमारे तो मेरा ख्याल है 3 तरफ समुद्र है। जी हाँ, भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा देश कोशिश कर रहा है और हम ये चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बोला कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं जी। अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो हमें बाहर की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। और अगर हम बाहर देखते हैं तो जैसे आपने बोला हम 3 तरफ समुद्र है, तो हमें समुद्र में देखना पड़ेगा। इसका मतलब समुद्र से लगी हुई जुड़ी हुई जो व्यवसाय हैं उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। और आपको ये मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारा 95% जो सामान का आदान प्रदान होता है वो समुद्र के रास्ते से होता है। ओहो, मैं ये जो डेटा देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई। आमतौर पर आम जनता शायद ये नहीं जानती कि 12,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है भारत की, 12,000 किलोमीटर, और 9 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, और इसके अलावा 12 पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, और इनमें 1400 मिलियन टन कार्गो का आदान प्रदान होता है। मतलब ये कि हमें पता ही नहीं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बिजनेस समुद्र के रास्ते भारत कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि इसे और बढ़ाने की जरूरत है। जी हाँ, बताइए किस तरह से। पहले तो हमारे जहाज रानी, जो हमारे जहाज बनते हैं, वो जहाज और बढ़नी चाहिए। और वो जहाज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे हमारे हिंदुस्तान से निकली वो गल्फ कंट्री में जाए, अफ्रीकन कंट्री में जाए, जापान जाए, रशिया जाए, तो पानी के रास्ते से जाना है। बिल्कुल। अगर पानी के रास्ते से जाना है तो वो सुरक्षित होना चाहिए, निष्कंटक एक जगह से दूसरे जगह तक जाएं। हमारे जो जहाज रानी के लोग हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें, कहीं कोई रुकावट ना हो, कहीं कोई रुकावट नहीं हो। तो नेवी इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करती है कि हम ये एश्योर करते हैं और एश्योरेंस देना चाहते हैं कि भाई हमारे जो चारों तरफ की समुद्र है वो सभी तरह से सुरक्षित है, आपके ऊपर किसी तरह का कोई जलदस्यु का अटैक नहीं होगा, आपकी किसी तरह की आपकी जो इंटरेस्ट है उसको कोई हार्म नहीं होगा, और आप बेरोक टोक बेखटक अपने चीजों को कर सकते हैं। और जब हम अपने एरिया में अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस देंगे तो दूसरे देश के जहाज भी इधर आने में कोई टेंशन नहीं होगी, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र दिवस के मौके पर यह था हमारा विशेष जिज्ञासा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, फेसबुक पेज पर जिज्ञासा कार्यक्रम की पोस्ट पर अपने कमेंट करके। इस कार्यक्रम के लिए शोधालेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा।
जिज्ञासा।